रात के लगभग 2 बज रहे थे। हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक चोर चोरी करने के इरादे से घूम ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक कोठी पर गई जिसकी सभी लाइटें बंद थी और उस कोठी के आसपास काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। घर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। होती है ना कई ऐसी कोठियां जहां रहने वाले लोग अक्सर बाहर ही रहते हैं। चोर को तो वो कोठी भी कुछ ऐसी ही लगी, तो वो सबसे नजरें चुराते हुए कोठी की बाउंड्री वॉल को फांदकर अंदर जा पहुंचा और बड़ी ही पैनी नजरों से कोठी के चारों ओर देखने लगा कि कहीं कोई है तो नहीं। और जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वहां कोई नहीं है तो वो चोर कोठी के अंदर जा धमका। पर जैसे ही वो कोठी के अंदर घुसा वैसे ही चीखते हुए बाहर निकल आया और ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। वो गिरते पड़ते बस गली में भागे जा रहा था और उसके मुंह से कभी भूत की आवाज निकलती तो कभी ल ल ल लाश। लेकिन चोर पीछे मुड़कर एक बार कोठी को देखता है तो अचानक से उस कोठी की बत्ती जल जाती है और फिर अचानक से बुझ जाती है जैसे वहां बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ा हो। पर सवाल ये उठता है कि उस चोर ने घर में ऐसा क्या देख लिया था जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई थी। 20 साल बाद हैदराबाद के पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी अपने पद से रिटायर हो रहे थे और होता है ना कि फेयरवेल में पार्टी होती है, फिर स्पीच का दौर चलता है, तो वही चल रहा था। और इसी वक्त स्पीच देने के लिए जो तैयार है वो मैं हूँ। मतलब ये फेयरवेल पार्टी मेरे लिए ही रखी गई है। जैसे ही मेरी स्पीच खत्म हुई वैसे ही भीड़ में मौजूद कुछ जर्नलिस्ट ने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। सभी मेरी लाइफ और रिटायरमेंट के बाद के आफ्टर लाइफ के बारे में पूछ रहे थे। पर उन्हीं जर्नलिस्ट में से एक जर्नलिस्ट निया ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि खुशियों से भरे उस हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि भला किसी से रिटायरमेंट पर कोई इस तरह का क्वेश्चन कैसे कर सकता है। और उस लड़की के सवाल से मेरे चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई और मैंने निया से कहा, यंग गर्ल, कैन यू आस्क मी अगेन द सेम क्वेश्चन? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, एक बार सभी गौर से उस सवाल को तो सुन ले, क्योंकि आगे की दास्तान उससे ही जुड़ने वाली है। निया को लगा कि मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा ही नहीं, लेकिन जब मैंने दोबारा उससे सवाल पूछा तो वो थोड़ी सकपका सी गई, लेकिन उसने सवाल दोबारा से दोहराया। हाँ जी जरूर। आज सभी आपकी कामयाबी के बारे में पूछ रहे हैं, पर आपके माथे पर खिंची ये चिंता की लकीर साफ जाहिर कर रही है कि कुछ तो है जो पीछे छूट गया है। कहीं वो आपकी नाकामी तो नहीं है? नाकामी? नाकामी कुछ और नहीं दोस्तों, बल्कि कामयाबी की सीढ़ियां ही है। और अपने 35 साल के पुलिस करियर में मेरे हाथ में जो नाकामयाबी लगी उसमें से एक का तार जुड़ा है आज से 20 साल पहले के एक केस से, जो मुझे आज भी सोने नहीं देता है। उस केस का नाम है कुंदन बाग मिस्ट्री। जैसे ही मेरे मुंह से कुंदन बाग मिस्ट्री निकला वैसे ही वहां पर मौजूद लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि 20 साल बाद भी लोगों के जहन में उस कोठी से जुड़ी बुरी यादें अब भी मौजूद हैं और मैं उसका डर साफ साफ उनके चेहरे पर देख पा रहा था। और उनकी यही चिंता आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देती है। खैर, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ही वहां मौजूद लोगों को पता चला कि मैं कुंदन बाग की कहानी सुनाने जा रहा हूँ तो कई माएं अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल गई, जिसमें मेरे परिवार से जुड़े कुछ लोग भी शामिल थे, जिन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं वो कहानी फिर से दोहराऊं। पर मैं उस कहानी को आज भी नहीं भूला और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। उस रात का हर एक मंजर आज भी मेरे जहन में किसी ताजे जख्म की तरह हरा है, जैसे कि ये कल की ही बात हो। लेकिन इस बात को आज करीब 20 साल हो चुके हैं। उस समय मैं इंस्पेक्टर से नया सीनियर इंस्पेक्टर बना ही था। उस रात मैं घर देरी से पहुंचा था और बच्चों को सोते हुए देख रहा था। बाद में मेरी बीवी ने मेज पर खाना परोसा और मैं खाने के लिए बैठ गया। मैंने अभी 1-2 ही निवाले मुंह में डाले थे कि तभी घर का टेलीफोन बजने लगा। पहली बार तो मैंने टेलीफोन की घंटी को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब वो घंटी बार बार बजने लगी तो ना चाहते हुए भी मैंने उस फोन को उठा लिया और तभी दूसरी तरफ से आवाज आई। सर, कुंदन बाग बंगले में 3 लाशें मिली है, एक औरत और उसके साथ 2 बच्चियों की।
आप जल्दी से आइए ना साहब, यहाँ के हालात एकदम बिगड़ते जा रहे हैं साहब। अपनी ड्यूटी को लेकर मैं हमेशा से सीरियस था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत हाथ धोए और बिना यूनिफॉर्म की परवाह किए अपने नॉर्मल कपड़ों के ऊपर ओवरकोट पहना और मोटरसाइकिल में किक लगाकर निकल गया कुंदन बाग की ओर। रात काफी हो चुकी थी और जोरदार बारिश भी हो रही थी। ऊपर से बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो आज मेरे ऊपर ही गिरने वाली हो। लेकिन कुछ देर बाद बारिश ऐसे गायब हुई जैसे कि वहां एक बूंद भी ना बरसी हो। मैं जैसे ही क्राइम सीन पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वहां लोगों की भगदड़ मची हुई थी। सभी कुंदन बाग की कोठी की तरफ ही देख रहे थे कि जैसे वो कोठी कोई टूरिस्ट प्लेस हो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खुला छोड़ दूं तो वो पूरा घर घूम आए, मानो जैसे वो सब कब से ये जानना चाह रहे हो कि इस कोठी के अंदर चल क्या रहा है। खैर, वहां पहुंचकर मैंने हालात का जायजा लिया और पता किया उस पड़ोसी के बारे में जिसने घर के अंदर लाशें होने के बारे में खबर दी थी। वो क्या है ना साहब, रात को खाना खाने के बाद मेरे को बाहर टहलने का आदत है। मैं बाहर टहल ही रहा था कि मैंने देखा कि इस कोठी की छत से कोई कूदा और गिरते पड़ते भाग रहा था। मैं देखते ही समझ गया था साहब कि वो आदमी ये बंगले का तो नहीं। इसके वास्ते मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि क्या चल रहा है, कौन है तू? तो वो बोला साहब मैं तो चोरी करने आया था, लेकिन इस घर में भूत। उसने इतना कहा कि मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर। वो साला मुझे ही धक्का देकर भाग गया। मैं जब अंदर गया ना साहब तो देखा कि लाश पड़ा था। मैंने घुमा दिया फोन पुलिस को। अब साहब आप ही बताओ ना, इस तरह अगर चोर लोग चोरी के साथ मर्डर भी करेंगे तो कैसा चलेगा? हम लोगों का क्या होएगा साहब? आप ही बताओ, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है साहब। उसकी बकवास की बातें शुरू होते ही हवलदार उसे साइड करने लगा। तभी उसने कहा कि वो चोर लंगड़ा रहा था और हकला भी रहा था। ये सुनते ही मैं समझ गया कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि भीखू है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि छोटी मोटी चोरी करने वाला भीखू मर्डरर क्यों बन गया। इन सभी चीजों को सोचते हुए मैं घर के अंदर पहुंचा, जहां पहुंचते ही मुझे काफी अजीब सा फील होने लगा। वो घर नहीं बल्कि जंगल लग रहा था। हर तरफ घास और छत से लटकती खून की बोतलें, जैसे किसी ब्लड डोनेशन वाली जगह पर होता है। इसके साथ ही उस घर में कई और अजीब चीजें देखने को मिली जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, और वो था वहां बिखरा पड़ा काले जादू का सामान। वहां खड़े खड़े मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। तभी मैंने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहा और बाहर आ गया और साथ के इंस्पेक्टर से कहा, कहीं से भी उस भीखू को ढूंढ निकालो। साला चोरी तक तो ठीक था, लेकिन अब मर्डर भी। जैसे ही मिले घसीट कर लाओ साले को थाने में। मेरी बात सुनकर सभी काम पर लग गए और एक बार फिर मैं उस कोठी के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गया। पर इस बार मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। घर के अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा था। कोई बच्चा मेरा हाथ पकड़ रहा है और जैसे कोई मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा है। पर जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था कि तभी अचानक से दूसरी तरफ से खिड़की और दरवाजे बंद हो गए और ऐसा लगा जैसे दरवाजे के उस पार कोई भागे जा रहा है। मैं भी उस तरफ जा ही रहा था कि तभी जोर से मेन डोर खुलने की आवाज आई और एक तेज आवाज के साथ, सर भीखू पकड़ा गया, पास ही की गली में छुप कर बैठा था साला, ले चलो इसे थाने। इतना कहते ही मैं भी थाने के लिए निकल गया। जब तक मैं वहां पहुंचता उससे पहले मेरे बाकी साथियों ने भीखू का हाल बेहाल कर दिया था। मेरे पहुंचते ही भीखू मेरे पैरों में गिर पड़ा और कांपते हुए कहने लगा, साहब चोरी करने ही गया था, लेकिन वहां पहले से ही वो लोग मरे हुए पड़े थे। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो चोरी करके वहां से भागने ही वाला था, तभी वो लाश अपने आप हवा में उड़ने लगी और जमीन पर गिर पड़ी और तभी घर की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी साहब। और फिर मुझे एक परछाई नजर आने लगी साहब, जिसके बाद मैं जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भाग निकला साहब। कुछ नहीं किया साहब, मेरे को छोड़ दे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। भीखू की बात मुझे बस एक मनगढ़ंत कहानी लग रही थी, इसलिए मैंने उसे लॉकअप में बंद कर दिया और वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ सोचने लगा। और फिर कब मेरी नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी नींद भीखू के चिल्लाने से ही खुली।
जो शायद पूरी रात यही कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया साहब। वैसे सभी मुलजिम जुर्म करने के बाद यही कहते हैं, पर उसकी बातों से ज्यादा मुझे उस वक्त उन 3 लाशों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। और जब रिपोर्ट सामने आई तो मेरे साथ साथ पूरी टीम का ही दिमाग घूम गया, क्योंकि वो लाशें आज या कल की नहीं बल्कि पूरे 6 महीने पुरानी थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वो लाशें बिल्कुल सही सलामत थी। और अगर वो लाशें सच में 6 महीने पुरानी थी तो वो सड़ी गली क्यों नहीं? और कोई लाश भला बिना बदबू मारे 6 महीने तक ताजी कैसे रह सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से फॉरेंसिक डॉक्टर को लाश के पोस्टमार्टम के लिए कहा। पहले तो वो मुझ पर भड़का कि उसकी रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती, पर मेरे जोर देने पर उसने दोबारा से रिपोर्ट तैयार की, लेकिन रिजल्ट नहीं बदला। और जब ये बात उनके पड़ोसियों को पता चली तब ऐसी ऐसी बातें वहां से पता चली जिसे ना तो साइंस मान सकता है ना ही कोर्ट। पड़ोसियों के मुताबिक उस घर के अंदर से बहुत अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई बच्चा चीख रहा हो और कांच के टूटने की आवाजें। साथ ही एक रहस्यमयी लाइट जो हमेशा घर के कमरे से बाहर निकलती रहती थी। 4 लोग थे उस घर में, पति पत्नी और 2 बच्चे। कुछ समय पहले पति उन्हें छोड़कर कहीं चला गया और उसके बाद वो लोग भी घर से बाहर नहीं निकले। और अगर कोई उनसे मिलने जुलने जाता तो वो लोग उसे अजीब तरीके से डराकर भगा देते। कुछ पड़ोसी तो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी थी, क्योंकि रोज शाम अंधेरा होने के बाद दोनों बच्चियां घर के गार्डन में खेला करती थी और उनके हाथ में खून की बोतलें होती थी। बात इतनी बढ़ने लगी कि कई लोगों ने तो घर के पास बुरी शक्तियों के होने का दावा भी किया, लेकिन इन सभी बातों पर मेरा विश्वास नहीं हो रहा था और मैं लगातार छानबीन करता रहा। इसी बीच जिस मुर्दाघर में वो 3 लाशें रखी थी वहां अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी रात को वहां की बत्ती गुल हो जाती तो कभी शीशे टूटने लगते। जो लाशें खुले में पड़ी थी और महीनों तक नहीं सड़ी थी, वो लाशें मॉर्ग में जहां ठंडा होता है, एसी रूम होता है, वहां सड़ने लगी और बदबू इतनी तेज हो गई कि सबका जीना बेहाल हो गया। और अंत में हमें वो लाशें जलानी पड़ी और साथ ही कुछ महीनों के बाद हमें वो केस भी बंद कर देना पड़ा, ये कहकर कि ये एक अननेचुरल केस है। लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद उसके पति ने ही उसकी बीवी और बच्चियों को मार दिया होगा और वहां से भाग गया होगा, और जब वापस आया तब उन तीनों की आत्माओं ने मिलकर उसे मार दिया। और जो बच्चे बाहर खेला करते थे खून की बोतल के साथ, वो उस आदमी का ही था। पर उनकी बातों पर मुझे यकीन नहीं हुआ। आज भी वो बंगला वहीं मौजूद है जिसके बाहर कचरे उठाने वाले ट्रक खड़े रहते हैं और कोई भी रात में वहां से गुजरने की कोशिश नहीं करता। पर न जाने क्यों मुझे वो कोठी और उससे मिली लाशें आज भी सताती हैं और कहती हैं कि कुछ तो अधूरा रह गया जो बाकी है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है?